हेलो विद्यार्थियों, ऑन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे। जिस तरह हम साइंस आपको समझा रहे हैं, एक एक वैसे प्रश्न को लेकर के आ रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी इसका प्रबल चांस है कि इस बार भी पूछा जाएगा। 100% इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी प्रश्न को रिपीट किया जाएगा और लगातार उसी तरह और भी सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन बैंक की सहायता से, चाहे और भी गाइड के सहायता से, पिछले सारे क्वेश्चन के सहायता से आप भी कर रहे होंगे वैसे क्वेश्चन को जिसको आने का चांस ज्यादा है। तो हम आपको पढ़ा दिए थे पहला क्लास में प्रकाश का परावर्तन क्या है, उससे रिलेटेड वैसे सारे प्रश्न को आपसे डिस्कस किए जो परीक्षा में कभी न कभी पूछा जा चुका है और इसी तरह के प्रश्न हमेशा भी आगे भी पूछा जाएगा। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, प्रकाश से ही रिलेटेड है, प्रकाश का अपवर्तन का प्रश्न। परावर्तन में हम क्या बताए आपको कि परावर्तन में बताए कि जब प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से आकर के चिकनी सतह से टकरा करके वापस लौट जाती है, बैक हो जाती है, तो वो घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि परावर्तन में डेफिनेशन लिख देंगे अपवर्तन का और अपवर्तन में लिख देंगे परावर्तन का। तो आपको समझना है कि जब प्रकाश की किरणें टकरा करके वापस लौट जाएगी तो उस घटना को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन, और जब पार कर जाएगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाएगी, तो हम लोग उसे कहते हैं अपवर्तन। समझना कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो यही बताया कि मान लीजिए कि दो तरह का माध्यम है ना, पारदर्शी माध्यम इसमें रहेगा। मान लेते हैं कि ये कांच है, ठीक है, और प्रकाश की किरणें आ रही है वायु से, निर्वात से, मान लेते हैं हवा से, ठीक है। तो प्रकाश की किरणें अपवर्तन में क्या बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से हट जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह घटना होती है कैसे कि यहां देखो वायु से चला और वायु से चला और यहाँ पे ये पॉइंट है, यहां के बाद इन कर गया किसमें, कांच में। तो इसका ओरिजिनल रास्ता ये था, ये अगर जाता एक ही माध्यम से तो सीधा चला जाता, लेकिन माध्यम चेंज होने के कारण ये अंदर की ओर क्या हो गया, मुड़ गया। तो इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम कितने हैं? दो हैं। पहला, आपतित किरण, ये जो आने वाली किरण है इसे हम लोग कौन सा किरण कहेंगे? आपतित किरण। ध्यान से बात को समझेंगे तो दोनों में डिफरेंस पता चलेगा। और ये है अपवर्तित किरण, वहां रहता था परावर्तित किरण, यहां पर है अपवर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पर होता है। ये पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही सतह पर होता है। और दूसरा नियम है आपतन कोण की जया साइन आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। ये दूसरा नियम है जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। दूसरे नियम कौन सा नियम के नाम से जाना जाता है? स्नेल का नियम से जाना जाता है। और अब फैक्ट इसमें जानिए क्या बातें होती हैं। देखिए, माध्यम दो प्रकार का है ना, जो गाढ़ा होता है ना, थोड़ा सघन जो होता है, गाढ़ा कह लेंगे आप, उसे हम लोग कहते हैं ये कम गाढ़ा है। कांच का अगर तुलना वायु से करेंगे, दोनों तुलना करना है दो माध्यम से, किसमें से प्रकाश की किरणें कहां जा रही है। तो अब देखें, ये कम गाढ़ा है, तो कम गाढ़ा को विज्ञान के भाषा में यहां पर कहेगा कैसा माध्यम? विरल माध्यम। ठीक है, कैसा माध्यम? विरल माध्यम। इसके तुलना में ये ज्यादा गाढ़ा है तो इसे हम लोग कहते हैं सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। तो जैसे वायु है तो वायु विरल माध्यम है ना। फिर एक आपका हो जाता है कांच है ना, तो कांच वायु के तुलना में कैसा माध्यम हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा, है ना। फिर एक तुम्हारा जल से पूछते रहता है, जल कैसा है? तो इसके तुलना में जल जो है सो विरल है, इसके तुलना में ये सघन है। सघन विरल किस पे निर्भर करता है? निर्भर करता है वायु में प्रकाश की चाल पे, उस माध्यम में प्रकाश की चाल पे कि वायु में कितना है, कांच में कितना है, जल में कितना है। जिसमें प्रकाश का चाल ज्यादा होगा वो माध्यम विरल होगा और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगा वो माध्यम सघन होगा। यही तो पहचानना है ना। एक प्रश्न आपसे पूछते रहता है वायु में कितना चाल हो जाता है? तो इसमें है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में अगर स्पीड निकालिएगा तो इसमें है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
अगर जल में आप स्पीड निकालिएगा तो इसका है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसका स्पीड है प्रकाश के किरण, प्रकाश का। तो देखिए इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। तो अगर वायु से कांच में आ रहा है तो हम लोग कहेंगे प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम में जा रही है। अब जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो इस कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण, और इसे कहते हैं हम लोग अपवर्तन कोण। तो जब विरल से सघन में आएगी तो आपतन कोण बड़ा हो जाएगा, आपतन कोण बड़ा हो जाएगा और अपवर्तन कोण जो होगा वो छोटा हो जाएगा। समझ गए बात? देख रहे हैं अंदर की ओर मुड़ेगा, है ना। एक प्रश्न ऐसे भी आता है कि जब विरल से सघन में आता है तो क्या होता है, तो प्रकाश की किरणें लंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए मुड़ गई, यहाँ ऐसे जाता है, ओरिजिनल पथ इसका ये है मेन रास्ता, लेकिन अंदर की ओर अभिलंब की ओर क्या हो गया, मुड़ गया। तो क्यों मुड़ जाता है? क्योंकि स्पीड कम गया। एक मान लो ऐसा जंगल में आप दौड़ रहे हैं जिसमें दूर दूर तक पेड़ है, कोई पेड़ बहुत दूर दूर में है, फैला हुआ है बिल्कुल, तो उसमें आप तेजी से दौड़ेंगे। और एक जंगल में आप ऐसे दौड़ रहे हैं कि लगातार सामने रास्ता पे पेड़ आते जा रहा है, तो वो सघन है, तो वहां आपका स्पीड अपने आप कमेगा, है ना। तो स्पीड अगर कम गया तो वो माध्यम हो गया सघन, अगर स्पीड बढ़ जाता है तो वो माध्यम हो गया विरल। यही समझना है आपको। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि वायु में चाल कितना है, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। कांच में कितना है, 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। जल में कितना है, 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। विरल से सघन में क्या आता है, तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इस केस में आपतन कोण बड़ा हो जाएगा और अपवर्तन कोण छोटा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। अब प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती क्यों है, ये भी तो सवाल है, क्योंकि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। कोई पूछ सकते हैं आपसे, प्रैक्टिकल अभी एग्जाम देने जाएंगे ना, तो वहां पूछा जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना क्यों होती है। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग होने के कारण ही अपवर्तन की घटना होती है। अगर ये वायु में चलते रहता तो हम लोग को पता है प्रकाश की किरणें सरल रेखा में चलती है, कोई डायवर्शन नहीं होता, बिल्कुल जिस रास्ते से आ रहा है ऐसे निकल जाता वायु में। लेकिन माध्यम चेंज हुआ तो स्पीड भी बदलेगा, स्पीड बदलेगा तो इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, यही घटना है। दूसरा प्रश्न है, पहला हो गया उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, है ना। ये बात भी आपको समझना है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ठीक है, देखिए गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का और गोलीय लेंस भी 2 प्रकार का, है ना। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। देखिए ये है आपका उत्तल लेंस। लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं, है ना, क्योंकि 2 खोखले गोले से लेंस का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे ये उत्तल लेंस है आपका, बीच में ऐसे, वहां पे P रहता था, यहां पे रहता है बीच के भाग O। तो जब उत्तल लेंस से ऐसे कोई प्रधान अक्ष के समांतर जब किरणें जाती है तो अपवर्तन के बाद अंदर की ओर मुड़ जाती है, ऐसे, है ना। इधर से जो भी किरणें जाएगी अंदर की ओर ऐसे क्या होगी, मुड़ेगी। देखिए एक जगह जमा आ गया, जितने भी किरणें को आप ले जाएंगे सारी किरणें यहां से अपवर्तित होकर के एक बिंदु से एक बिंदु पर जाकर के जमा हो जाएगी। और जमा होने को ही कहा जाता है अभिसरित होना, जमा होना। तो आप क्या कहेंगे, क्यों कहा जाता है, तो बोलेंगे उत्तल लेंस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर के जमा हो जाती है, अभिसरित हो जाती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये बात समझना है आपको। कैसा होता है, देखिए इसका उभरा हुआ रहता है ना, ऐसे। अगर यही लेंस लेते हैं हम लोग अवतल लेंस, अवतल लेंस का बनावट इस तरह से है, देख पा रहे होंगे। इसमें भी यहां पर होता है O, ये इसमें भी प्रधान अक्ष होगा, इसमें प्रधान अक्ष के समांतर ले जाइएगा तो क्या घटना होगी, ये दूर चला जाएगा इस तरह से, ये अंदर की ओर प्रधान अक्ष की ओर मुड़ेगा नहीं, है ना, ये दूर चला जाएगा इस तरह से, फैल जाता है। तो फैल जाने के कारण इसे अपसारी लेंस कहते हैं। इसे कौन सा लेंस बोलेंगे हम लोग, इसे अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी। अवतल लेंस को कौन सा लेंस, अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस को कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। अब समझ जाएंगे, देख ले यहाँ कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो इसमें क्या बोलेंगे कि अवतल लेंस से गुजरने वाली किरणें अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष से दूर चली जाती है, फैल जाती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और इसमें जमा हो गया उत्तल में,
इस तरह से आ रहा था, ऐसे जमा हो गया तो अभिसारी, ये फैल गया तो अपसारी। यही है, दोनों का मतलब समझ गए होंगे। डिफरेंस में आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस का बीच का भाग मोटा होता है, किनारे का भाग पतला होता है। अवतल लेंस में किनारे का भाग मोटा होता है, बीच का भाग पतला होता है। अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, इसमें ऋणात्मक होती है। अवतल उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यह वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है ये, और ये केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है ना, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यह भी याद रखना कि अवतल लेंस केवल काल्पनिक बनाता है, जबकि उत्तल लेंस दोनों प्रतिबिंब बनाता है। तो इस तरह से आप समझ पाएंगे दोनों में डिफरेंस। चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा, अपवर्तनांक की परिभाषा दें तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इसका क्या तात्पर्य है? इस बात को भी आप समझेंगे। देखिए, आपको समझना है कि अपवर्तनांक क्या है, ठीक है। अपवर्तनांक के लिए क्या आपको जानना होगा, इसमें होता है कि किसी भी माध्यम में प्रकाश का चाल और निर्वात में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। यानी आधार में आपको लेना है निर्वात में प्रकाश का चाल और ऊपर रखना है किसी माध्यम में प्रकाश का चाल। वहां से आप निकाल लेते हैं, है ना, कि अपवर्तनांक बराबर ये निकल जाता है C/V, है ना, यही फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। अब है कि कुछ का अपवर्तनांक है ना, वायु का तो बहुत कम होता है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसमें भाग करेंगे तो ये 1.33 ये चलता जाएगा। उसी तरह हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। तो अब आपसे पूछ लिया है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इससे आप क्या समझते हैं? तो इसका अर्थ यह हो जाता है कि हीरा में प्रकाश का वेग निर्वात में प्रकाश के वेग से 2.42 गुना कम होती है। जितना ज्यादा अपवर्तनांक का मान होगा, प्रकाश का चाल उसमें उतना ही कम होगा। इसको समझना है आपको। देख रहे हैं आप ना, इसका अपवर्तनांक है 1.5, इसका 1.33। तो इसमें प्रकाश का वेग देखिए ज्यादा है और इसमें प्रकाश का वेग कम है। इसका अपवर्तनांक बहुत कुछ 0 पॉइंट कुछ होता है, तो इसीलिए इसका अपवर्तनांक जो है सो ये इसमें स्पीड जो है सो ज्यादा है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक बहुत कम है। तो इसमें सबसे कम होगा प्रकाश का चाल, क्योंकि इसका अपवर्तनांक बहुत ज्यादा है। तो अगर कहे कि जल का अपवर्तनांक, आपसे यहां भी पूछ सकता है कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है, इससे आप क्या समझते हैं? तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि जल का अपवर्तनांक 1.33 होने का अर्थ यह है कि जल में प्रकाश का वेग निर्वात में प्रकाश के वेग से 1.33 गुना कम होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्रश्नों को। लास्ट में एक लेंस की क्षमता, तो ये भी पढ़े हैं आप कि लेंस के अभिसरण और अपसरण करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है ना। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो इस बात को अगर आप ध्यान रखते हैं तो इससे जुड़े सारे प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब कोई भी ऐसा प्रश्न प्रकाश के अपवर्तन में नहीं है जो आपसे नहीं सॉल्व होगा। तो लास्ट तक देख करके फिर से एक बार आपको इसका सारा क्वेश्चन आंसर करके लाना है और साथ साथ इससे जुड़े हुए सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कर लेना है। और भी इसी तरह से हम लगातार आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। आप लगातार जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।